ठीक है, कोई डाउट? किसी को कुछ बोलना है, कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है? कोई तो ओपिनियन दो, कुछ तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मेरा बस यही मकसद था कि आपको समझाना कि एस्ट्रोलॉजी और साइंस दो अलग चीज नहीं है, दोनों सेम है। एस्ट्रोलॉजी साइंस पढ़ के सीख के आप एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हो, मॉनेटरी तरीके से काम भी कर सकते हो, कमा भी सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन एक इंसान तो आप चेंज हो जाओगे, ये गारंटी है। मैंने 100% लोगों को देखा, ये गारंटी है कि आपका सोचने का तरीका, नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, जैसे कि आप स्पिरिचुअल साइंस सिर्फ ऐसा नहीं कि आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ के ही करते हो। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है। पॉइंट ए, आप मटेरियल लाइफ में फंसे हुए हो, और इसको ना ट्रैप बोलते हैं। ट्रैप, राहु का ट्रैप। ये अभी राहु काल चल रहा है, कब खत्म होगा किसी को नहीं पता। ये राहु काल चल रहा है, आप देखो ना, आप राहु की चीजों से घिरे हुए। आप मटेरियल लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए आपके पास बहुत रास्ते हैं। मैं बताता हूँ आपको रास्ते। जैसे आप एस्ट्रोलॉजी से जा सकते हो, सबसे मेजर और सबसे बड़ा रास्ता, आप गीता पढ़ के जा सकते हो। आप किसी भी धर्म के हो, आप अपना बुक, वो जो स्पिरिचुअल बुक होता है, वो पढ़ के जा सकते हो। आप किसी स्पिरिचुअल गुरु के गाइडेंस में जाके कर सकते हो। आप पामिस्ट्री करके कर सकते हो। ढेर सारा रास्ता है, आप स्पिरिचुअलिटी को समझ सकते हो। एस्ट्रोलॉजी एक और रास्ता है। जैसे कि एक एग्जांपल समझो कि आप किसी स्पिरिचुअल प्रीचर के पास गए, जैसे कि प्रेमानंद जी या कोई भी किसी भी गुरु के पास गए आप, उन्होंने बताया कि आपको अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, इतना बात समझ में आया? पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए। अब क्या है कि इज्जत करनी चाहिए, 8 बजे ज्वाइन कर रहे लोग, टाइम गलत हो गया क्या? सेशन एंड पे है तो। ठीक है, तो जैसे मान लो किसी स्पिरिचुअल प्रीचर ने बताया कि आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसे ढेर सारे बात पता है, अपने पति की इज्जत करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप घर आए भूल गए, क्योंकि 50 बातें बताई, भूल गए आप। लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक रास्ता है ना, जो चीज आप भूलते नहीं हो, आप वो अप्लाई करने लग जाते हो। कैसे? क्योंकि आपको ना एक फॉर्मूला तरीके से फॉर्मुलेट करके वो चीज बताया जाता है। मान लो कि पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? सिर्फ यही रीजन नहीं होना चाहिए ना कि हमसे पहले पैदा हुए। मान लो पेरेंट्स तो हमें जन्म देते हैं, तो उनकी बात छोड़ दो, पिता तुल्य कोई और पर्सन या माता तुल्य कोई और लेडी हो, उनकी रिस्पेक्ट हम क्यों करें? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमसे पहले पैदा हुए? ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना, क्यों रिस्पेक्ट करें? कोई तो लॉजिक होना चाहिए। आप पिता या पिता तुल्य इंसान की रिस्पेक्ट करते हो, तो आपका सूर्य ठीक होता है। ये कैसे ठीक होता है, इसको समझते हैं अगर थोड़ा। जैसे कि मान लो कि किसी की शादी होती है लेडीज की, तो जैसे होता है ना कि पैर में बिछिया पहनाने वाला। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैक्रो और माइक्रो का कॉन्सेप्ट समझाया। पैर में बिछिया पहनाते हैं चांदी का, ठीक है? क्यों पहनाते हैं? आज वेस्टर्नाइजेशन होने से लोग ये सब करना छोड़ दिए। मांग में सिंदूर यहाँ की जगह यहाँ लगाते हैं, फैशन है। हर एक छोटी चीज का इंपॉर्टेंस है। बिछिया क्यों पहनते हैं? एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है पैर की उंगली के अंदर। आप, एक लेडी का फैलोपियन ट्यूब को का हेल्थ वो ठीक करता है, राइट? तो प्रेगनेंसी में वो चीज हेल्प करती है, इसलिए शादी से पहले नहीं पहनाते, शादी में पहनाते हैं कि आगे बच्चे का हेल्थ अच्छा रहे। क्योंकि फेलोपियन ट्यूब पहला जगह होता है जहाँ इम्ब्रियो बनता है, ठीक है? वहां का हेल्थ होना, अच्छा होना बहुत जरूरी है। मांग में सिंदूर क्यों लगाते हैं? यहाँ के जस्ट नीचे यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है? वहां का हार्मोनल बैलेंस रहे, ठीक है? हार्मोनल बैलेंस बेसिकली वीनस को रिप्रेजेंट करता है। वीनस आपका अच्छा होने लग जाता है। वीनस अच्छा होने का इफेक्ट क्या है कि आपकी लाइफ में हार्मोनी बनी रहेगी। हार्मोनी का मतलब क्या है कि आपके लाइफ में ज्यादा उथल पुथल नहीं आएगा, ठीक है? अचानक से ऐसा नहीं कि बहुत स्मूथ चल रहे थे, गवर्नमेंट का कुछ प्लान आया, घर तोड़ के चला गया। ये होता है ना। ये बेसिकली कुंडली जब पढ़ते तो ये 8th हाउस से चीज देखते हैं कि अचानक अचानक आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा इफेक्ट, पॉजिटिव या निगेटिव ना आए। तो हार्मोनी बनाने के लिए हम लोग वीनस को ठीक करते हैं। तो ये सब चीजें पहले से चली आ रही थी बिना एस्ट्रोलॉजी पढ़े।
आज जरूरत क्यों पड़ा लोगों को पढ़ने या सीखने का, क्योंकि आपके गार्जियन, उनके गार्जियनों ने ये सब चीजें, उसका मीनिंग नहीं बताया, सिर्फ बोला ये पहन लो। और जब तक आप उसका रीजन नहीं बताते हो ना, लॉजिक नहीं बताते, लोग ज्यादा दिन तक फॉलो नहीं करते। ठीक है, ज्यादा दिन फॉलो नहीं करते। आज देख लो ना आप, आज का जनरेशन कोई बहुत ज्यादा धर्म को या उसको लेकर फॉलो नहीं करता, रिचुअल्स को। ठीक है, ये क्यों करे। एक और चीज आज के डेट में बहुत धारणा है कि करवा चौथ अभी रिसेंट गया है, इसलिए बता रहा हूँ कि फीमेल ही क्यों फास्टिंग करती है। आपके मन में आता होगा कि मेल क्यों नहीं, मेल के लिए क्यों नहीं फास्टिंग बना है, फीमेल्स ही क्यों करती है। फास्टिंग करने से देखो आपके बॉडी में क्या होता है ना, कि बॉडी का मेन मेन काम क्या है, मेन है डाइजेशन करना। वो करने के बाद समय बचता है तो कुछ और काम करते हैं। अगर आपका बॉडी को रिकवर करना है, इम्यून सिस्टम या नए सेल्स को बनाना है, तो आपको कुछ टाइम के लिए भूखा रहना होगा, क्योंकि उसके पास डाइजेशन का काम छोड़ के कुछ और टाइम बचे कुछ और करने के लिए। तो आप भूखे रहते हो। और फीमेल ही क्यों करती है, मेन क्वेश्चन तो वो था। फीमेल के बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स ऐसे नहीं बनते जो नए सेल्स को जनरेट करें। उसमें से एक मेजर हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो मेल के बॉडी में बनता है, फीमेल के बॉडी में नहीं बनता। ये क्यों नहीं बनता, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको बाद में समझेंगे, लेकिन नहीं बनता, ये फैक्ट है। तो अब क्या है कि वो सेल्स को रिकवर करने में उनको बहुत मेहनत लगता है। इसलिए देखो आप जिम में बॉयज ज्यादा मिलेंगे, गर्ल्स कम मिलते हैं, और गर्ल्स मिलेंगे भी तो बहुत ज्यादा बल्की बॉडी लेकर नहीं मिलते, क्योंकि उनको मसल्स गेन करने में बहुत बहुत मुश्किल होता है। टेस्टोस्टेरोन इज द मेन हार्मोन। फास्टिंग करने से क्या होता है, जो बॉडी के सेल्स है, जैसे लीवर सेल्स को हेपेटिक सेल्स बोलते हैं, वो सब और भी सेल्स को जनरेट करने में बॉडी हेल्प करता है। अगर आप सारा दिन खाते रहोगे तो बॉडी डाइजेशन में बिजी रहेगा, तो उधर ऐसा नहीं होगा। फास्टिंग मेल को भी करनी चाहिए, ऐसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन फीमेल के लिए मैंडेट बनाया गया ये रिचुअल्स बोल के कि आप एटलीस्ट पर्व त्योहार के बहाने फास्टिंग करो, ताकि आपका इम्यून सिस्टम सही रहे। लेकिन इसका मीनिंग नहीं पता लोगों को, क्यों करते हैं, सिर्फ बोलते कि आखिर फीमेल्स ही क्यों करे। तो इस चक्कर में वो चीज लोग समझते नहीं, और जिस चीज का लॉजिक नहीं, वो लोग करना नहीं चाहते। दैट इज वाई ये सब चीजें धीरे 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 खत्म होती जा रही है। ऐसा है। किसी को कोई डाउट आ रहा है, समझ आ रहा है, कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हो, सब लाइक्स वाइक्स तो कर रहे हैं, मतलब समझ तो आ रहा है। ज्यादा डेप्थ तो नहीं बात करो, लेमन लैंग्वेज में बात करो, है ना। तो ऐसा ही है। तो बात करते हैं कि अब मैं यहाँ क्यों हूँ, वेबिनार क्यों लिया, क्योंकि मैं सिखाने वाला हूँ एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, अब ये तो आप समझ चुके, एस्ट्रोलॉजी हर एक इंसान को, मेरे ब्रोचर में भी है कि एस्ट्रोलॉजी फॉर एवरी पर्सन। क्यों सबको सीखना जरूरी है, ये रीजन था। मैक्रो माइक्रो कॉन्सेप्ट, फेट एंड फ्री विल कॉन्सेप्ट आपने समझा, किस्मत क्या है, आपका कर्म क्या है, आप माइक्रो लेवल पे चेंजेस करके बड़े 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 प्लैनेट्स को चेंज कर सकते हो, उसका एनर्जी को अलग तरीके से अपने अंदर ले सकते हो। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ना, कभी किसी को बोलते कि ये कलर का कपड़ा मत पहनो, वो पहनो, क्यों। जैसे मान लो किसी का मार्स प्रॉब्लम दे रहा है, तो बोलते हैं रेड कलर अवॉइड ही करो, क्योंकि रेड कलर मार्स को एक्टिवेट करता है, ब्लड को एक्टिवेट करता है। अब वो चीज ज्यादा बनने लगेगी, मार्स ऑलरेडी खराब था, तो खून ब्लड क्या करता है ना, ब्लड, मैंने बताया ना, बोन के अंदर में ब्लड बनता है और बोन मैरो में। तो ब्लड ज्यादा बनने लग जाएगा ना, तो वो गड़बड़ कर देता है बॉडी। तो रेड कलर अवॉइड करते हैं हम लोग, बोलते हैं येलो पहनो। तो उस तरीके से वो चीज काम करती है। ठीक है, तो आप माइक्रो लेवल पे छोटा छोटा चेंज करके वो चीज कर सकते हो। अभी कुछ लोग ना स्टोन्स वगैरह पहनते हैं, क्यों पहनते हैं स्टोन्स, एक तो सबसे पहले बता दूं, जो भी आप लोगों ने, जितने लोगों ने अगर पहना है, तो सबने सही स्टोन्स पहना नहीं है। मैं कैसे बता सकता हूँ, मैंने तो देखा नहीं। आप सब ने स्टोन्स खरीदा होगा 2000 3000 5000 तक का या 10,000 तक का, कोई भी एक्चुअल प्लैनेट्स का स्टोन्स, जैसे पुखराज बोल लो या मानिक बोल लो, 50,000 लाख रुपए से कम में आता ही नहीं है। ठीक है, मैं स्टोन्स किसी को देता ही नहीं हूँ। मैं, अगर मेरे पास कोई कंसल्टेंसी आता है तो मैं स्टोन्स का बात ही नहीं करता। स्टोन्स एक्चुअल में खोजना पहचानना बहुत मुश्किल है, मुझे भी नहीं आता ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन जिस वो रियल वाला स्टोन इतना ज्यादा एनर्जेटिक होता है ना, कि वो एनर्जी हम लोग ले नहीं पाते। एनर्जी से एक चीज याद आया
कि बोला जाता है कि सब लोग काली माँ का पूजा और भैरव बाबा का पूजा लोग नहीं करना चाहिए जब तक कि उनका बॉडी और माइंड स्ट्रांग ना हो, क्योंकि उधर से इतनी एनर्जी आती है कि इतनी एनर्जी, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ग्लास के बीकर में रखते हैं, क्यों? उनमें इतनी एनर्जी होती है कि आप स्टील या किसी लोहे के बर्तन में रखोगे ना, उससे रिएक्ट करके उसको तोड़ देगा और बह जाएगा, बहुत सारा चीज जला देगा। तो ग्लास में रखते हैं क्योंकि वो एनर्जी को रोकने का पावर वैसे बर्तन में होना चाहिए। तो वहां पे जाके आपको इतनी एनर्जी मिलती है कि अगर आप बॉडी से या माइंड से स्ट्रांग नहीं हो ना, तो वहां जाना नहीं चाहिए। आप सॉफ्ट प्लैनेट्स का वो करो, मंत्र करो, वो तो ठीक है, या आप अपने लाइफ में उस तरीके का चेंज करो जो हमने बात की माइक्रो लेवल पे, उस तरीके का करो। स्टोन्स बहुत हाईली एक्टिव चीज है जो बहुत ज्यादा, आप जैसे ये पहनते हो यहाँ पे कुछ भी मानिक पहनते हो इस रिंग फिंगर में, आपका वो जैसे मान लो किसी की जॉब नहीं लग रही है ना, तो मानिक पहने, बहुत रियल वाला, फेक वाला मानिक पहने, वो इतना एनर्जेटिक है कि आप 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते से ज्यादा पहनना नहीं चाहिए। आपको बोला जाता है पहन के भूल जाओ। अगर रियल वाला पहन के भूल गए तो आपको हो सकता है जॉब दिला दे, लेकिन साथ के साथ आपके अंदर ईगो इतना बढ़ा देगा, आपके कुंडली में जहां भी बैठा होगा, मान लेते यहाँ बैठा होगा, तो आपके घर में कलह कलेश करवा देगा। 4th हाउस इज योर फैमिली, ठीक है? आपके अगर मान लेते हैं 10th हाउस में बैठा होगा, तो 10th हाउस जॉब का होता है, प्रोफेशन का होता है, आपको जॉब दिला देगा, लेकिन घुटने में ना, घुटने का जो लिक्विड है वो सुखा देगा, इतना ज्यादा एनर्जी होता है। तो वो 2 दिन 4 दिन से ज्यादा पहना नहीं जाता, ठीक है? स्टोन्स को लेकर ये कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम लेकर आता है तो मैं बहुत माइन्यूट और माइल्ड लेवल का सॉल्यूशन देता हूँ, क्योंकि आप सोचो कि जैसे आपने देखा होगा कि लोगों का पेट निकला है बहुत ज्यादा, तो भाग रहे दौड़ रहे, पेट कम नहीं हो रहा, और मार्केट में भी पैसा लूटने वाले लोग हैं कि ये एक ड्रिंक पियो 3 दिन में पेट कम हो जाएगा। अपने पेट निकालने में कई साल लगाए हैं, तो उसको कम करने में 10 दिन का टाइम कैसे लगेगा? उसमें भी तो टाइम लगेंगे ना। तो शॉर्टकट्स कभी नहीं अपनाओ। दूसरी बात, शॉर्टकट्स अपनाने से आपका राहु खराब होता है, ठीक है? राहु खराब हुआ, राहु एक माया जाल है, फंसा के रखता है अपने अंदर, आपको समझ में ही नहीं आएगा चीजें। तो आप शॉर्टकट्स तो लाइफ में कभी अपनाना ही छोड़ दो। लॉन्ग टर्म, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि जो भी लोग बहुत अच्छे पोस्ट पे या बहुत अच्छे पोजीशंस पे पहुंचे हैं, वो लोग सैटर्न शनि के बिना नहीं पहुंचे। शनि क्या है ना, कंसिस्टेंसी है, धीरे 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 काम में लगे रहता है, वो काम छोड़ता नहीं है, वो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में रहता है। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, जैसे कि शनि की बात निकली, तो जैसे भी किसी का 7th हाउस में या तो शनि बैठा हो, जैसे बात करते हैं, जैसे यहाँ पे शनि बैठा हो, यहाँ पे सैटर्न, या तो यहाँ बैठा हो, 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 ये पोजीशन है सैटर्न की। क्यों बोला? ये अगर यहाँ बैठा है तो उस घर में तो खुद ही बैठा है। शनि की 3 दृष्टि होती है, 3, 7 और 10, बहुत खतरनाक दृष्टि मानी जाती है, ठीक है? अच्छा वाला कोई बताता नहीं, ठीक है? खतरनाक मानी जाती है। यहाँ से शनि बैठ के तीसरी दृष्टि से इस घर, ये ना बेसिकली 629 स्पाउस का घर है, मैरिज का, सिर्फ अपने आदमी है, मैरिज का घर है, वो 7th माइकल हाउस बुआ बोलते हैं। है, निक्की बुआ अगर है, यहाँ शनि बैठा है या तो यहाँ बैठा है, तो कोमल यहाँ है, बैठ के तीसरी दृष्टि से देखेगा। प्रिया, अगर यहाँ बैठा है तो यहाँ से 7वीं दृष्टि से देखेगा, 1 2 3 4 5 6 7। अगर यहाँ बैठा है तो 10वीं दृष्टि से देखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस घर को पीड़ित करेगा। अब देख लो आप लोग खोल के, जिसकी भी कुंडली में इन 4 जगहों में से कहीं भी शनि बैठा है, उनकी शादी डिले होगी। शनि ना डिले है, एक धीरे मुस्लिम धीरे। भी है, लेकिन एक बात कंफर्म है, एक मुस्लिम भी ठीक है? है, एक बात कंफर्म है कि जिनकी, पवन कुमार है, एक बात कंफर्म है कि जिसकी भी शादी डिले वो होगी, मुस्लिम है, उनकी शादी चलेगी कुलदीप है, लंबी, अनटिल एंड अनलेस इस पे कोई और बैड इफेक्ट ना हो, जैसे कि केतु का शोभा इफेक्ट ना चौधरी हो। है। तो शादी बहुत स्ट्रांग पार्टनर, बहुत स्ट्रांग माइंडसेट का बनता है, वो शादी तोड़ने टूटने या ऐसा कुछ कोई टेंशन नहीं आता। इसलिए मेरे पास ना अभी रिसेंटली, आप बिलीव करो, समझाता अच्छा नहीं, 2 हफ्ते के अंदर 11-12 केसेस आए हैं मैरिज को लेकर, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही।
आप देख लो, जिनकी भी नहीं हो रही, अगर इनमें से कोई है तो आप देखो सैटर्न इन 4 जगह पे बैठा होगा, ये कंफर्म है, शादी डिले होगी। ठीक है, सबका अलग अलग मतलब है, यहाँ बैठा है तो क्या करेगा, यहाँ बैठा है तो, लेकिन डिले तो देगा। सैटर्न ना लोहा है, लोहा। आप कोई भी चीज स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड चाहते हो तो टाइम देना पड़ता है, शॉर्टकट वाला नहीं। यहाँ राहु बैठेगा ना, राहु बैठ गया, इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज करवाएगा, जल्दी करवाएगा, लव मैरिज करवाएगा, और आगे जाके शादी टूटती है। ऐसा नहीं है सारी लव मैरिज टूटती है, मतलब कोई ऑफेंड मत होना, लेकिन जनरली राहु शॉर्टकट्स है, दिमाग इधर उधर लेकर जाता है। ठीक है, तो वैसा है। लेकिन सैटर्न जो शादी देता है ना, थोड़ा डिले जरूर देगा, लेकिन पार्टनर बहुत तगड़ा देता है यार, बहुत स्ट्रॉन्ग देता है। ठीक है, यहाँ बैठा होगा तो इस तरीके, मतलब सबका अलग अलग रीजन है, वैसा करके। ज्यादा हो गया क्या? कोई डाउट यहाँ तक? सबके लाइक्स आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, सबको समझ आ रहा है। तो बेसिकली मेरा काम यही है कि एस्ट्रोलॉजी सिखाना, समझाना कि क्यों हर एक लोग का सीखना जरूरी है। आप अपनी लाइफ को बहुत बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग बना। देखो, मेरा बैच है ज्योतिष सहज, ज्योतिष सहज बैच लेकर आ रहा हूं मैं। इसमें 2 तरह का सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा। पहला साइकोलॉजिकल साइंस, ठीक है, दूसरा कैलकुलेटिव साइंस। पहले कैलकुलेटिव समझते हैं। कैलकुलेटिव साइंस में मैं ये पढ़ाऊंगा कि इसके भी 2 पार्ट्स हैं, पहला एस्ट्रोनॉमी, दूसरा मैथमेटिक्स। एस्ट्रोनॉमी तो मैं ये समझाऊंगा कि देखो, कुंडली या ये जो भी मैंने भी बात की, सैटर्न, मार्स, मून, जो भी मैंने बात किया, वो तो आप कुंडली देखोगे तो समझोगे ना कि हाँ ये मार्स है, ये मून है। लेकिन एक्चुअल में आसमान में कहाँ पे है, अगर वो आप समझ जाओगे ना, तो चीजें समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, वो चीज हम लोग यहाँ समझते हैं एस्ट्रोनॉमी में। कैल मैथमेटिक्स में क्या समझते हैं कि जैसे आजकल एप्स आ गए हैं एस्ट्रोलॉजी के, जिसमें आप डेटा फीड करो, कुंडली बन बना के मिलता है, आप रिपोर्ट निकाल लो और रख लो। ठीक है, वो पढ़वाने किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि लोग पेन पेपर पे कैलकुलेट करते थे और उसको सॉल्व करके कुंडली बनाते थे। प्लैनेट्स का कैलकुलेशन, लोकेशन, सब कैलकुलेट करते थे और बनाते थे। तो मैथमेटिकल में मैं वो सिखाता हूँ कि अपने हाथ से कुंडली बनाए, और कुंडली के साथ साथ, जैसे मैंने उस टाइम बताया था कि लगन कुंडली के साथ साथ दशमांश भी देखते हैं, नवमांश भी देखते हैं, ढेर सारी कुंडलियां होती है। टोटल 16 कुंडली बनती है एक इंसान की, षोडश वर्गास बोलते हैं, वर्गा चार्ट यानी डिविजनल चार्ट। टोटल 16 कुंडलियां बनती है, वो भी कैलकुलेट करना मैं मैन्युअली सिखाऊंगा। ऐप में सब आता है, बट आप फिर बोलोगे कि क्यों सिखाओगे, ऐप में जब सब आ ही रहा है तो। आप जब मैन्युअली करते हो ना, तो आप समझते हो चीजें। मैं भी पहले ऐसा सोचता था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब आप एक बार कैलकुलेशन सीख जाते हो तो आपको समझ में आता है कि कितना इंपॉर्टेंट था कैलकुलेशन। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में हम लोग बेसिकली प्लैनेट्स का लोकेशन फाइंड आउट करना और उसको समझते हैं। आते हैं साइकोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजी पे। इस पे हम लोग प्रेडिक्शन पार्ट करते हैं। कुंडली देख के किसी चीज को प्रेडिक्ट कैसे करें कि अगर किसी कुंडली में ऐसा ऐसा पोजीशन है तो उसको उसके लाइफ में क्या इफेक्ट होगा, ये तो मेन थिंग है। दूसरा है, इसमें एक साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन पार्ट आता है। इसके अंदर हम लोग सीखते हैं कि कर्मा थ्योरी क्या होता है, कर्म क्या होता है, कर्मा थ्योरी क्या है, फेट एंड फ्री विल क्या है, ये सब बातें करते हैं हम लोग। तो टोटल ये आलोक हैज रेज्ड हैंड। कोई डाउट पूछिए। मेरा डाउट था, एज अ बिगनर के तौर पे हम्म, आपके अकॉर्डिंग कौन सा बैच लेना सही होगा? देखो, अगर आप सिंगल ये बैच लेते हो तो भी आप सीख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से पूछोगे एज अ बिगनर तो आपको दोनों बैच लेना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया ना, हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी, एक इसकी और एक इसकी। 1 घंटा का बैच है, शाम का टाइम रहेगा। लेकिन अगर आप दोनों बैच लेते हो ना, तो जब आप ये सीखोगे ना, तो ये ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। कैलकुलेशंस आप साथ के साथ देखते जाओगे तो आपको ये चीजें ना एकदम क्लियर क्लियर दिखती चली जाएंगी। तो मेरे हिसाब से आप पूछोगे तो दोनों मैंने बनाया ही कोर्स, क्योंकि दोनों आप एस्ट्रोनॉमी आप अभी देखो, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं,
99% एस्ट्रोलॉजर ये पोर्शन पढ़ाते ही नहीं, इसमें माथापच्ची ज्यादा है। मैथमेटिक्स लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे मजा आता है अलग बात है। मैथमेटिक्स समझाना थोड़ा मुश्किल है, एस्ट्रोनॉमी समझाना थोड़ा मुश्किल है, और इससे ना प्रेडिक्शन का कोई वास्ता है नहीं। लेकिन डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा है। ये सीख के आप इसका प्रेडिक्शन एकदम फाइनाइट और एकदम माइन्यूट कर सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो जनरली आपको ये 99% एस्ट्रोलॉजर नहीं सिखाते, बहुत रेयरली कोई मिलता है, बहुत ढूंढोगे तो कोई एक आध मिल जाए जो आपको मैथमेटिकल पढ़ाए, कैलकुलेटिव पढ़ाए, जनरली कोई मिलता नहीं है जल्दी। तो ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ा है, सीखा है, तो मुझे पता है कितना इंपॉर्टेंस है। तो उस तरीके से, और ये प्रेडिक्शन का पार्ट तो एस्ट्रोलॉजी जब आप सीखते हो तो ये वही है। एम आई क्लियर? आई बात समझ आई? अच्छा, एक और चीज, जैसे मैथमेटिकल देख के जैसे लोग घबरा जाते हैं मैथ को लेकर कि मैथ मुझे क्या समझ में आएगा। एक चीज बताओ, अगर इतना बात आपको समझ में आता है कि 50 रुपए में 5 आम मिल रहे हैं, तो 2 आम का कीमत क्या होगा? 20 रुपए। इतना अगर मैथ्स आपको समझ में आता है ना, तो मैथमेटिकल कुछ नहीं है। मैं वादा करता हूँ इससे ज्यादा टफ मैथ पूरे मैथमेटिकल में नहीं हो। अब बताओ, इतना मैथ्स तो सब जानते होंगे ना कि 50 रुपए में 5 आम, तो 2 आम का कीमत 20 रुपए। इतना मैथ्स जानते हो तो मैथमेटिकल में दिक्कत नहीं है आने में। या इतना ही है, इससे ऊपर कोई कॉन्सेप्ट साइन थीटा कॉस थीटा नहीं आने वाला है, इतना ही है। तो ऐसा है। बैच को लेकर कोई डाउट, या जितना भी मैंने अभी बताया है उसको लेकर कोई डाउट? बहुत लोगों ने तो 8 बजे ज्वाइन किया है, 7 बजे का टाइम था, 4-5 लोगों ने 8 बजे ज्वाइन किया है, तो मेन पोर्शन तो निकल ही गया। फिर भी कोई डाउट, कोई चीज चाहते हो मैं रिपीट करूं, फिर से समझाऊं, जो नहीं समझ में आया हो तो आप बताओ। ना पूछिए। हैंड रेस किया, क्वेश्चन पूछना है, पूछिए। एक बार दोनों बैच जो है उसको समराइज कर दीजिएगा, कौन से टॉपिक्स कवर होंगे। टॉपिक्स का और सिलेबस दोनों ब्रोचर बैच मैं के भेज दूंगा। और दोनों बैच का कोर्स ड्यूरेशन क्या रहेगा। और सपोज अगर कोई फर्स्ट बैच ज्वाइन करता है हम्म, और उसे इन बिटवीन अगर इंटरेस्ट आता है कि नहीं, उसे कैलकुलेटिव पार्ट भी सीखना चाहिए, हम्म। तो क्या कोई ऐसा है कि मीन्स उस बीच में अगर कैलकुलेटिव वाला जो बैच आपने बताया वो ज्वाइन करे तो, या फिर फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाए तो ही दूसरा बैच ज्वाइन कर सकते। अगर आप एक बार जर्नी स्टार्ट करते हो ना, तो 6 महीना तक आप उसमें डिवोटेड हो जाओ। ठीक है, मैं बोलूंगा कि आप कैलकुलेटिव साथ साथ लेकर चलो। ठीक है, बैच का जो टॉपिक्स है, सिलेबस ब्रोचर है, आप बोलो व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं भेज दूंगा सिलेबस ब्रोचर क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। लेकिन मैं ओवरव्यू फिर से बता देता हूँ। मैथमेटिकल में हम लोग वो पढ़ेंगे कि कुंडली, जैसे पहले के टाइम पे लोग पंचांग देखकर कैलकुलेट करके बनाते थे। आज के डेट में सॉफ्टवेयर है, डेटा पुट करो डायरेक्ट आ जाता है। वो एकदम एक्यूरेट नहीं होते। जब आप सीखोगे ना, तो आप देखोगे कुछ डिग्रीज का फर्क होता है, और 1-2 डिग्री चेंज होना मतलब बहुत अलग चेंज हो जाना। अभी मेरे पास एक कुंडली आया था जिसका लगन था 28 डिग्री पे, उसने आधा घंटा टाइम चेंज किया, क्या दोपहर का 3 बजे का जन्म था, 3:30 कर दिया, पूरा का पूरा कहानी बदल जाता है। तो जो ऐप में आप डेटा फीड करते हो ना, उसमें कुछ डिफरेंस आ जाता है कैलकुलेशंस में। आप जब मैन्युअली करते हो वो एक्यूरेट होता है। तो मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी में मैं वो सिखाऊंगा। एस्ट्रोनॉमी में मैं सिखाऊंगा कि आसमान में जॉडियक क्या होता है। आप राहु केतु सुने होंगे, उसको मैं समझाऊंगा कि राहु केतु एक्चुअल में है क्या। अभी थोड़ा सा बताता हूँ, राहु केतु एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, एक पॉइंट है, कोई सेलेस्टियल बॉडी नहीं है। राहु केतु जो अर्थ है, अर्थ के अराउंड जो मून का ऑर्बिट है ना, उसके 2 नोडल पॉइंट्स को राहु और केतु बोलते हैं। कोई सेलेस्टियल बॉडी नहीं है, कोई मास नहीं है वहां पे। राहु केतु छाया ग्रह माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी मूव करते हैं। ठीक है, उनका इफेक्ट बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारे बहुत करीब है वो, और बहुत ज्यादा आता है वो। एक तरह से क्रॉस पॉइंट बन जाता है सन के अराउंड जो अर्थ मूव कर रहा है वो पाथ पे, और अर्थ के अराउंड जो मून मूव कर रहा है, वो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो दोनों पॉइंट राहु और केतु कहलाता है। ये सब डिटेल में बात करेंगे एस्ट्रोनॉमी में। जॉडियक क्या होता है, जॉडियक बेल्ट क्या होता है,
अर्थ कितने डिग्री पे टिल्टेड है, डिक्लिनेशन क्या होता है, राइट एसेंशन क्या होता है, ये सब हम लोग समझेंगे। अभी तक जितना भी कुंडली पे कैलकुलेट किया जाता है, जितने भी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स कैलकुलेट करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राइट एसेंशन पे कैलकुलेशन करते हैं, लॉन्जिट्यूड ऑफ अर्थ पे कैलकुलेट करते हैं। डिक्लिनेशन पे किसी ने कैलकुलेट करे ऐसा नहीं जल्दी मिलता है, बहुत रेयरली कोई मिलता है। हम लोग डिक्लिनेशन की बात करेंगे एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है। नया नया टर्म है, घबराना नहीं है, सब डिटेल में और बहुत अच्छे से सीखेंगे। साइकिक एस्ट्रोलॉजी में हम लोग प्रिडिक्टिव पार्ट और इंटरप्रेटिंग पार्ट पढ़ते हैं। इंटरप्रेटिंग पार्ट वो है कि एस्ट्रोलॉजी लाइफ में, जैसे आज अपने एक टेस्ट देखा होगा, जो भी 7 बजे ज्वाइन किए थे उन्होंने देखा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पार्ट, ठीक है, कि वाई एस्ट्रोलॉजी इज सो इम्पोर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ, हर एक इंसान के लाइफ में क्यों जरूरी है, वो यहाँ सीखेंगे। प्रेडिक्टिव तो मेन पार्ट है कि प्रेडिक्ट एक कुंडली देखकर हम लोग क्या समझेंगे कि इस इंसान का लाइफ क्या रहेगा, क्या मेजर प्रॉब्लम आएंगे। एक चीज और बताना चाहता हूँ, आप लोग कभी ना कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए होंगे या कभी ना कभी सोचा होगा जाने का। आप उनसे बचो जो डायरेक्ट स्टेटमेंट देते हैं। मैं बता रहा हूँ, अगर कभी मैं भी बोलता हूँ ना कि हाँ इसकी इस एज में जॉब लगेगी या इसकी इस एज में एक्सीडेंट होगी, आप उनसे बचो। डायरेक्ट स्टेटमेंट देना ही नहीं चाहिए। आप सोचो कोई एक बच्चा पैदा लिया, ठीक है, उसका कुंडली बन गया, बच्चा बड़ा होते होते 24 साल का हुआ, जॉब नहीं लग रही, 26-28 साल का हुआ, जॉब नहीं लग रही, एस्ट्रोलॉजर के पास गया, पूछा बाबा जी जॉब कब लगेगी, तो उसने बोला अरे आपका जॉब 31 साल की उम्र में लग जाएगा, 3 साल बाद। अभी 3 साल तक वो बात या तो बच्चा भूल चुका होगा वो बात, पैसा तो उसने बना लिया। डायरेक्ट स्टेटमेंट आप दे ही नहीं सकते क्योंकि आपने 28 साल तक उसके कर्म को देखा ही नहीं है। आप तो कुंडली देखकर सिर्फ ये बता सकते हो, जो मैंने शुरुआत में मैक्रो और माइक्रो का कॉन्सेप्ट बताया, आप तो 50% एनर्जी बता सकते हो केवल, कि हाँ बच्चे ये वाला प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहा है, तो अगर आप इस चीज की तैयारी कर रहे हो तो इधर मत जा करके आप उधर जाओ। तो आपको डायरेक्शन दे सकता है, क्यों? क्योंकि आपको से आप नाव चला रहे हो तो स्ट्रीम वाला पढ़ा है ना मैथ्स में, कि बोट स्ट्रीम, आप इस डायरेक्शन में पानी की धारा बह रही है, नाव उधर चलाते हो तो बहुत स्पीड में जाते हो, उल्टा चलाओगे तो बहुत दिक्कतें आएंगी और थोड़ा सा चल पाओगे। किसी की कुंडली में अगर प्लैनेट्स एनर्जी दे रहे हैं कि आप पेंटिंग करो पेंटिंग करो, और आप जा करके यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आप 10 साल 12 साल लग जाएगा, 8 साल लग जाएगा तैयारी करने में, और एक छोटे मोटे ऑफिसर बन के निकलोगे। लेकिन अगर किसी ने बता दिया कि आपकी एनर्जी वीनस की बहुत प्रोमिनेंट है, आप पेंटिंग करो, वीनस मरकरी कॉम्बिनेशन से पेंटिंग करो, मीडिया हाउस में जाओ, ठीक है, आप इतना राइज करोगे कि आपको कम्पीट करने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि 50% मैक्रो एनर्जी 50% माइक्रो एनर्जी मिलकर 100% आपको कोई कम्पीट करने वाला नहीं होगा। उस सेक्टर के आप सबसे बड़े बादशाह बन के निकलोगे। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं आप जानते हो? पूरे वर्ल्ड में ना 0.1% लोग हैं जो बादशाह है। और ऐसा नहीं है सबने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया, वो एक तुक्का बैठ गया हो या किसी ने अपना माइंड फॉलो कर लिया। क्योंकि आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाओ, आपको बचपन से बड़े होने तक ये पता चल जाता है कि मैं किस चीज के लिए बना। आप अंदर की आवाज सुनना भूल चुके हो, सोसाइटी प्रेशर हो या जो भी हो, आपको वो अंदर से, इसको टेलीपैथी बोलते हैं, टेलीपैथी इधर सीखेंगे हम लोग, टेलीपैथी होता क्या है। एक एग्जांपल के लिए समझो कि मैंने आपसे फोन किया, बात किया कि हाँ यार क्या पार्टी का कोई प्लान है, आया मतलब ऐसा नहीं, क्या तेरा रिजल्ट हुआ क्या, या मेरा रिजल्ट हुआ क्या, देखा तूने पीछे से कोई गाना बज रहा है, तो नहीं हो तेरा दिल नहीं हो जाएगा। तो ये टेलीपैथी है, ये आवाज आती है, वाइब्रेशंस आपसे बात करते हैं, वो टेलीपैथी बोलते हैं। मतलब कि वो रिजल्ट नहीं होने वाला, वो आप समझ सकते हो। तो हर एक इंसान को पता होता है मैं इस धरती पे क्यों आया, लेकिन जब तक पहचानते हैं ना तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। तो आप एक एवरेज जॉब एवरेज पे काम करते करते लाइफ बिता देते हो, और लाइफ के एंड में पता चलता है यार वही वाला ट्रेन वाला सफर, कि पहुंच तो गया, सफर एंजॉय नहीं किया, पहुंचने के बाद अब भागने की जल्दी है, जल्दी जल्दी करो चल वापस भागो। तो ये सब चीजें हैं, आप सीखते हो ये सब कि तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे एस्ट्रोलॉजर से बच के रहे जो डायरेक्ट स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, किसी के में बोल दिया कि आपकी शादी होगी तो आप विधवा हो जाओगे, पति मर जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं मार्स का मांगलिक है, बहुत निगेटिवली इफेक्ट कर रहा है मांगलिक। अब वो इंसान या वो लेडी बचपन से जैसे ही बड़े हुए, 22 साल की उम्र से लेकर, मान लो उनकी शादी 30 के एज में होनी है, मान लेते हैं 22 से लेकर 30 के एज में हर साल उन्होंने ब्लड डोनेट किया है, मार्स जिसका निगेटिव हो। सबसे बेस्ट रेमेडी आप जाके ब्लड डोनेट करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्लड बहुत ज्यादा बनता है आपके अंदर, इसलिए आपको गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो आप ब्लड डोनेट करो टाइम टू टाइम, तो वो बैलेंस कर देता है।
तो ऐसे रेमेडीज होते हैं। तो मान लो उसने रेगुलर ब्लड डोनेशन किया है, तो उसका तो मार्क्स बैलेंस हो जाना चाहिए, माइक्रो लेवल पे उसने चेंज किया है। अब उसका पति तो नहीं मरना चाहिए, राइट। थोड़ा गुस्से वाला होगा, पूरा कंप्लीटली इफेक्ट खत्म नहीं होगा, क्योंकि 50% मैक्रो भी है, कंप्लीट खत्म नहीं होगा, लेकिन वो इतना कम हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। एक और केस बताता हूँ, जैसे कि मान लो कि आपके कुंडली में है कि एक्सीडेंट होना लिखा है, किसी ने बोला कि अरे आपका एक्सीडेंट होगा, ये होगा, वो, अगला डर गया एक्सीडेंट, लेकिन उसने उसका कर्म तो देखा ही नहीं है। मार्स इज यंगर सिबलिंग्स, उसने अपने भाई का बहुत ख्याल रखा है, एज अ फादर ख्याल रखा है, मार्स बढ़िया कर लिया, अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, बहुत अच्छे आउट ऑफ द बॉक्स जाके लोगों का हेल्प किया है, ठीक है। अब उसका एक्सीडेंट तो होगा, ये तय है। एक एक एक्सीडेंट होता है कि आप बहुत पैसे के प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में पूरा घर वर गिरवी हो गया, जमीन गिरवी हो गया, और 10-20 लाख का खर्चा आ गया। एक एक्सीडेंट होता है, किसी अंबानी की कार गुजर रही थी, आपको हल्का सा स्क्रैच लगाया, और अंबानी ने पता चला दुबई वाला फ्लैट आपको गिफ्ट कर दिया। अंतर समझ रहे हो? एक्सीडेंट होना तय था, प्लैनेट्स के मैक्रो एनर्जी की वजह से, आपने माइक्रो लेवल पे चेंज करके उस एक्सीडेंट का किस तरीके से चेंज कर दिया। समझ आ रही है बात? तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये मैं चाहता हूँ कि आप किसी के पास जाके बेवकूफ बन के मत आओ, पैसे दे दिए, ये नहीं हो रहा, वो परेशान बने हुए। और एस्ट्रोलॉजर के पास, ये सच है, कहते हैं ना, बुरा है लेकिन सच है, एस्ट्रोलॉजर के पास आदमी तब जाता है जब सबसे ज्यादा मजबूर होता है, जब हर जगह से हार चुका होता है, तब जाता है एस्ट्रोलॉजर के पास, और वहां पे उसका नाजायज फायदा उठाया जाता है। तो मेरा यही काम है कि आप सीखो, और सीख के अपने लाइफ में अपने फैमिली को, अब क्या है कि सब लोग का सीखना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आप सीखो। जो लोग जैसे आप वर्किंग हो, आप अपनी वाइफ, जिनकी वाइफ हाउस वाइफ है, जिनके पास भी हफ्ते में 2 घंटे हैं, लगभग सबके पास है, आप 2 घंटे निकालो। मैं तो बोलता हूँ क्लास 8-9 के बच्चे तक को क्लास करने बोलो। अगर आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं तो आप उनको भी बोलो क्लास कर, इतना इंपॉर्टेंट है ये साइंस। आप सोचोगे बच्चे ये सब कैसे समझेंगे? अरे आज के बच्चे तो 3 साल के बच्चे आपसे बड़े तेज है। पहले के बच्चे ये सब पढ़ते थे, बहुत 3-4 जनरेशन ऊपर जाओ, तो हम लोगों के दादाजी जो थे, वो सब इतने छोटे उम्र से एस्ट्रोलॉजी जानते थे, जो हम लोग बहुत बड़े एज में आने के बाद सीखने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज है, तो आप ये मत सोचो एज, मैं बोलूंगा क्लास 5-6 के बच्चे से लेकर सीनियर में कोई एज लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। आप कितने भी एज के हो, आप सीख सकते हो, ठीक है, कभी भी सीख सकते हो। हफ्ते में 2 घंटे चाहिए, मैंने बोला ना, हफ्ते में 2 दिन क्लास रहेगा, एक दिन इसकी, एक दिन इसकी, 1-1 घंटे की, इस तरीके से। एनी डाउट? बैच स्टार्ट होगा छठ के बाद, 12 नवंबर एक्सपेक्टेड डेट है, बैच स्टार्ट होगा। ये जो भी ऑफर्स चल रहे हैं, ये 31 नवंबर दिवाली तक के हैं। अगर आप कोई सिंगल कोर्स लेते हो तो वन टाइम पेमेंट 5,000, और अगर ईएमआई बेस्ड तो वन टाइम 2,000 और 1,000 मंथली है 4 महीनों तक, ठीक है। और अगर दोनों बैच लेते हो तो वन टाइम पेमेंट 8,500 करना रहेगा, और अगर मंथली ईएमआई चाहते हो तो वन टाइम पेमेंट 3,500 है, और 1,500 करके 4 मंथ्स का ये ईएमआई है। और ये ऑफर सिर्फ 31 नवंबर तक चल रहा है। एक और डिस्काउंट है, अगर आज 12 बजे रात तक आप करते हो तो दोनों बैच में 8,500 की जगह 8,500 की जगह 8,000 रहेगा, 500 डिस्काउंट मिलेगा इस बैच पे, ठीक है। और इन दोनों बैच में कोई इंडिविजुअल लेते हो तो 250 का डिस्काउंट मिलेगा, अगर आज रात 12 बजे से पहले इनरोल करवाते हो तो, ठीक है। जिन लोगों ने पहले बोल रखा है, पहले मतलब ये वेबिनार से पहले, उनको ये ऑफर मिलेगा, ठीक है, 500 डिस्काउंट वाला। हाँ बोलिए सर। ये कुंडली निकालने के लिए ये बर्थ टाइम पता होना जरूरी है क्या? देखिए, स्पिरिचुअल साइंस का मैंने जैसे पहले बताया कि बहुत सारा ब्रांचेस है, ठीक है। उसमें से सबसे मेन साइंस हो जाता है एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। आप एक टाइम के बाद ना, एक टाइम बीतने के बाद, थोड़ा बहुत सीखने के बाद, आप ना इंसान को ऑब्जर्व करने लग जाते हो। इसका एक ब्रांच फेस रीडिंग भी है, लेकिन मैं फेस रीडिंग की बात नहीं कर रहा, उनके एक्शंस। जैसे कि मान लो कि कोई इंसान बैठ के ना ऐसे ऐसे पेन घुमा रहा है, क्लास में आपने देखा होगा, ऐसे बैठा है तो पेन ऐसे ऐसे घुमा रहा है, आप ये समझ लो उसका मार्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि वो एक साथ एक काम कर ही नहीं सकता, वो उसको ना कुछ चाहिए, हिलता रहेगा।
तो आप एक टाइम के बाद जब भी सीखते हो ना, तो आप इंसान को देख के ना 3-4 चीजें तो ऐसे ही बता दोगे, इसके घर में ये चल रहा होगा, ये अभी अभी ऐसे ऐसे करके आया होगा, इसकी बीवी बहुत सुंदर होगी, ऐसा करके आप प्रेडिक्शन करने लग जाते हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एस्ट्रोलॉजी का एक ब्रांच साइंस है होरारी एस्ट्रोलॉजी, प्रश्न शास्त्र बोलते हैं, नाम नहीं सुना होगा शायद बहुत लोगों ने। प्रश्न शास्त्र ऐसा साइंस है जिसमें आपको कुंडली की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। प्रश्न शास्त्र के भी बहुत सारे ब्रांचेस है, बहुत सारा मेथड्स है, उसमें आपको कोई भी बर्थ डिटेल इंसान की कोई जरूरत नहीं। एस्ट्रोलॉजी में तो क्या है, सिर्फ बर्थ डिटेल चाहिए, आपको इंसान का कोई जरूरत नहीं है, आप बर्थ डिटेल चाहिए वो चीज करके। लेकिन होरारी में वो भी नहीं चाहिए। पामिस्ट्री में क्या है, हाथ चाहिए, हाथ का रेखा चाहिए। पैर के भी रेखा का स्टडी होता है, लेकिन वो ज्यादा प्रचलन में नहीं है, हाथ का रेखा ज्यादा प्रचलन में, क्योंकि जनरली लोग चप्पल पहने होते तो लोग उस तरीके से नहीं प्रचलन में आया। बॉडी का तिल को ऑब्जर्व करने का साइंस है, लेकिन क्या है कि अब सबका कपड़ा नहीं उतरवा सकते ना पब्लिकली, हाथ वाथ देख सकते हो, कुंडली आप पब्लिकली देख सकते हो, इसलिए वो ज्यादा प्रचलन में नहीं आया। होरारी एस्ट्रोलॉजी इसका ब्रांच साइंस है, जो आप बेसिक सीखने के बाद ही सीख सकते हो, क्योंकि इसके बिना वो नहीं सीख सकते। तो उसमें आपको बर्थ डिटेल की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें तो आप ऐसा है ना कि आप कहीं बैठे हो ना, तो कोई इंसान आ रहा है आपके पास, किसी ने कॉल किया, आप उस कॉल का टाइमिंग नोट कर लो, और आप उसके बोलने से पहले बता दोगे कि आप किस वजह से कॉल किया, जॉब है या वाइफ से झगड़ा हो गया, पापा घर से निकाल दिए, वो आप डायरेक्ट बता सकते हो। इतना माइन्यूट और इतना कैलकुलेटिव। एक केएन राव सर है हमारे एस्ट्रोलॉजर, बहुत सीनियर एस्ट्रोलॉजर है, उनके पास ऐसे ही कोई केस आया था, बहुत प्रचलन केस है ये, इसीलिए बता रहा हूँ। उनके पास एक केस आया कि हाँ मेरा बच्चा किडनैप हो गया है। वो ऐसे ही प्रश्न शास्त्र का यूज करके उन्होंने इतना बता दिया कि वहां फलाने जगह जाओगे, एक पोखर मिलेगा, उसके पीछे एक मंदिर है, पेड़ है, पेड़ के पीछे एक सरकारी स्कूल है, उसमें छिपा के रखा है, तो पुलिस लेकर जाना, क्योंकि उसके पास आर्म भी है, चाकू वाकू सब रखे हो। पुलिस लेकर गई, वहां से बच्चे को रेस्क्यू करके लाया गया, बचा कर लाया गया। अब पुलिस आके केएन राव सर को उठा के ले गई, पहले तो टॉर्चर करने कि आप उन किडनैपर से मिले हुए हो, आपको इतना माइन्यूटली कैसे पता चला। उन्होंने बोला कि देखिए मेरा प्रॉब्लम जो होगा सो होगा, अभी आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और जाकर के आप उनका ख्याल रखिए। याद रखिए, पुलिस नाम हक्का बक्का रखिए, रह गया, याद और ये रखिए, रियल इवेंट है, ऐसे केएन काम राव सर अभी जिंदा भी है, तो ये रियल इवेंट है, बहुत प्रचलन हुआ था ये किस्सा, एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में जो होंगे वो सब जानते होंगे स्टोरी। तो फिर उन्होंने पुलिस ने उन्हें छोड़ा। तो इतना माइन्यूट आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपने जैसे सैफ आपने बोला ना कि बर्थ डिटेल की जरूरत है, तो आप एक, ये बिगनिंग है, मैं लाया हूँ एस्ट्रोलॉजी बिगनिंग, एक कोर्स है, आप जितना आगे जाओगे उतना बाइफरकेट करके, उतना माइन्यूटली सीख के, आपको फिर एक कुंडली या किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप बता सकते हो। तो इस कोर्स में हाथ देखना भी सिखाया जाएगा मतलब? नहीं, पामिस्ट्री एक अलग साइंस है, अच्छा। पामिस्ट्री कंप्लीट, वो हाथ का रेखा दिखाया देखते हैं, वो कंप्लीट अलग साइंस है। मैंने आपने लेट ज्वाइन किया है, मैंने पहले बोला कि साइकिल दो तरह का साइंस है, मटेरियल और स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल साइंस में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। मदर ऑफ ऑल अकल्ट साइंस एस्ट्रोलॉजी को बोला जाता है, क्योंकि प्लैनेट्स की स्टडी जितना डेप्थ इसमें की जाती है और कहीं नहीं की जाती। पामिस्ट्री हो, टैरो हो, रेकी होता है, वास्तुशास्त्र होता है। एक मेरा फ्रेंड है, उसको मैंने ऐसे ही बोला था कि आप ऐसा करो, कोई छोटा कोर्स कर लो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत डेप्थ है। पहला 6 महीना तो मेरे को लगता है बेसिक सिखाने में, बेसिक आप सीखने में 6 महीना लगेगा। प्रेडिक्शन की बात करोगे, मैं दूसरे क्लास में प्रेडिक्शन सिखा दूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा 6 महीना तक प्रेडिक्शन ना करें। जैसे मैंने भी बताया ना, किसी का अगर मान लो लगन एक कुंडली बनाते हैं, यहाँ तक दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, इसमें नंबर्स लिखे देखे होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 1, ऐसे नंबर्स लिखे देखे होंगे आपने। तो ये 2 नंबर ना टॉरस राशि को दिखाता है, टॉरस को डिनोट करता है। अब क्या कंफ्यूज नहीं होना, ये है हाउस फर्स्ट, हम सब की कुंडली में ये हाउस चेंज नहीं होगा, ये नंबर चेंज होते, किसी में 2 लिखा होगा, किसी में 7 लिखा होगा। मान लेते इतना कुंडली है, किसी का है दिख नहीं रहा, क्या, नंबर दिख नहीं रहा, अच्छा नहीं दिख रहा है, ये समझो ना फर्स्ट हाउस में 2 नंबर नंबर दिख लिखा नहीं है, रहा। ठीक है। मान लो ये फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है, 2 नंबर। तो मान लो ये किसी की कुंडली है, अभी प्लैनेट्स तो बिठाए भी नहीं है, प्लैनेट्स को छोड़ दो, सिर्फ इतना देख के आप बता सकते हो इंसान बहुत मेहनती होगा। टॉरस के बारे में अभी मैंने बताया कि अगर कोई इंसान के लगन में टॉरस बैठा हो, वृष राशि, इतना देखकर आप बता सकते हो बहुत मेहनती होगा, कंसिस्टेंट होगा अपने वर्क को लेकर,
ठीक है। इसका जो पार्टनर होगा वहां स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि बैठा है, इसको डीप रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट रहेगा। इसका जो भी पति होगा इसको डेप्थ में कोई चीजें समझने में बहुत इंटरेस्ट आता होगा, उतना ही नहीं, अभी तो प्लैनेट्स नहीं बैठा है तो मैं इतना प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि इसको कोई बात बोल दो ना तो ये ओवर थिंकिंग करता रहेगा। इसके पति की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी मदर कैसी होगी? इसकी मदर थोड़ा सा इगोइस्टिक होगी, जो मैंने बोला वो होना चाहिए। 5 नंबर सिंह लगन, सिंह राशि। तो आप सिर्फ ब्लैंक चार्ट देके तब प्रेडिक्शन कर सकते हो। तो मैंने बोला आप प्रेडिक्शन 2 दिन के बाद चालू कर सकते हो, लेकिन मेरा ये पर्सनल सजेशन रहेगा 6 महीना बैच कंप्लीट होने तक आप प्रेडिक्शन से बचे। सीखने के दौरान हम लोग करेंगे प्रेडिक्शन, सीखेंगे, लेकिन आप करने से बचे। क्यों? वो चीज धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। और उन लोगों से बचे जो डायरेक्ट प्रेडिक्शन करते हैं। क्यों? रीजन मैंने बताया ना कि आपकी कुंडली में ये होगा वो होगा, वो सिर्फ 50% एनर्जी दिखाता है। आपने पूरे लाइफ क्या किया वो तो दिखाता ही नहीं है, कुंडली में नहीं दिखता ना। तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर को ऐसे बोलते मिल जाए कि हाँ आपका ये एनर्जी सपोर्ट कर रहा है। आप अगर आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर एस्ट्रोलॉजर ऐसा बोले ना कि हाँ ये एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है, 10th हाउस में सूर्य बैठ जाए, मार्स बैठ जाए, मरकरी कहीं से एस्पेक्ट कर ले, जुपिटर देख ले, ऐसे कॉम्बिनेशंस बन रहे, धन योग बन रहा है, तो आप समझो कि एनर्जी अलाइंड है आपको, और दशा भी चल रही है उस टाइप की, नहीं तो आप समझ जाओ कि एनर्जी सपोर्ट कर रही है। होएगा कि नहीं ये कंफर्म बताना मुश्किल है। आपके कर्म बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि आपने उस प्लैनेट, अच्छा मान लो सूर्य बैठा है 10th हाउस में, आपने अपने पिताजी से बचपन से बहस लगाई है, बातें नहीं की है, आपको जॉब लगेगा नहीं लगेगा, लग भी गया तो कहीं चपरासी बन के बैठेगा, यूपीएससी नहीं निकलेगा। तो वो मैक्रो एनर्जी 50% ही काम करेगी, कुंडली 50% आपका कर्म है। अगर नहीं होता, मान लो कुंडली सब कुछ होती, तो क्यों एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं? अभी ये वेबिनार क्यों हो रहा होता? क्यों हम सीखते कि हाँ एस्ट्रोलॉजी सीखना या जादू देखने, मैंने पहले ही बोला जादू देखने थोड़ी जाते हैं। हाँ देखो बंदर नाचेगा तो बंदर नाच रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो 50% माइक्रो एनर्जी काम होती है। आपके पास अगर गवर्नमेंट जॉब का कोई इंडिकेशन ना भी हो और आप बहुत मेहनत कर रहे हो, चाहिए अपने पिता का रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। मरकरी मरकरी सन यानी पिता, मरकरी यानी लोगों से अच्छे से बात करना शुरू कर दो। बहुत सिचुएशन आएगा जब आपको गाली देने का मन करेगा, आप प्यार से बात करो। सबसे इंपॉर्टेंट सैटर्न, शनि जिसका खराब हो गया ना वो इंसान बैंक करप्ट हो जाता है। शनि ठीक करने का बेस्ट सॉल्यूशन है आपके सामने जो आपके जूनियर्स है, जो लोग आपके सामने मजबूर है, आप उनकी रिस्पेक्ट करो, शनि ठीक होता है। शनि ना दरिद्रता को दिखाता है। जो लोग पैसे से कर्म से दरिद्र है ना, आप उनको एक करुणा से देखो। जो कुछ नहीं कर पा रहे, मजबूर है, जैसे होता है ना किसी की सैलरी 3,000 रुपए महीने में घर चला रहे लोग होते मिलेंगे आपको, जैसे 3,000 रुपए में घर चला रहे, सोचो कैसे चल रहा होगा। हम लोग 3,000 रुपए का मतलब एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता 3,000 में घर चलाने का, लेकिन बहुत लोग हैं। तो उनकी मजबूरी है, अब क्या मजबूरी है वो वही जाने, सबकी अलग अलग मजबूरी है। लेकिन आप अगर कुछ भी उनको हेल्प कर दो, पैसे से नहीं किसी भी चीज से, आप उनका बेटे का एडमिशन नहीं हो रहा आप करवा दो, घटेगा नहीं। आपका कुंडली नहीं सपोर्ट करे ना तो भी आप एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाते हो, क्योंकि आपका सैटर्न स्ट्रांग हो जाता है। तो हम लोग बेसिकली यही सब सीखते हैं, इसलिए मैंने बोला ना इसको ज्योतिष बोलते हैं। ज्योतिष जो भी आपके ईश्वर है उनकी दृष्टि आपको मिलती है, चाहे आप क्रिश्चियन हो चाहे आप बौद्ध हो, उनकी दृष्टि मिलती है। एक और चीज समझते हैं, थोड़ा सा जुपिटर के बारे में समझते हैं। जुपिटर यानी बृहस्पति, जुपिटर प्लेनेट देखा है ना। मान लो कि कोई भी उल्का पिंड आपकी तरफ आ रहा होता है, एस्ट्रॉइड, जैसे डायनासोर कैसे खत्म हुए एस्ट्रॉइड के आने से, आपके ऊपर ढेर सारे एस्ट्रॉइड्स आते हैं। जैसे एक बार सुना होगा 2012 में दुनिया खत्म होने वाली थी, सुना था ना। एक बहुत, क्यों बोला था किसी ने, ऐसे ही नहीं बोल दिया था, वो देखा कि एक एस्ट्रॉइड अपना मूवमेंट में एक्साइटेड एनर्जी लेकर वो अपना ऑर्बिट छोड़ रहा है और पृथ्वी की तरफ बहुत तेजी से आ रहा है। ऐसा रेगुलर होता है, हर 2-3 साल 10 साल पे होता रहता है। लेकिन जुपिटर है ना, उसका मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि उस एस्ट्रॉइड्स को खींच लेता है। अच्छा एक चीज इसको समझो कि जुपिटर क्या किया, आपके ऊपर आने वाले कष्ट को खींच लिया। हमारे कुंडली में जुपिटर कहीं भी बैठा हो, देख रहा हो, जुपिटर का दृष्टि होता है, जैसे शनि का दृष्टि बताया ना मैंने 3, 7 और 10, जुपिटर को होता है 5, 7 और 9। जुपिटर अगर मान लेते हैं, बैच वाला सब समझ आ गया ना, मैं इसको रब कर देता हूँ, मैं जुपिटर थोड़ा समझाता हूँ।
एक मांगलिक मांगलिक को बेसिकली ना दोष बोलना गलत है, मांगलिक योग होता है। मान लेते हैं ना कि मार्स यहाँ पे बैठा है किसी का, ठीक है। अब मार्स यहाँ बैठा है तो इस मार्स की चौथी दृष्टि होती है। ये सब घबराना नहीं है, मैं सिखाऊंगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये यहाँ पे देख रहा है, मार्स यहाँ देख रहा है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये स्पाउस का घर है, स्पाउस या मैरिज बोल लो। ये शादी का घर है। अब मैंने बोला ना कि मंगल या तो यहाँ बैठा रहे, 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 इसको मांगलिक कुंडली बोलते हैं। मांगलिक का साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं होता। मैंने बोला 38% लोग मांगलिक होते हैं पूरे वर्ल्ड में। अब मार्स का चौथा दृष्टि इधर पड़ रहा है, ठीक है। मान लेते हैं केतु भी यहाँ बैठा है, मान लेते हैं कि राहु का भी यहाँ से, राहु यहाँ नहीं रहेगा, सॉरी, सैटर्न का यहाँ से दृष्टि पड़ रहा है, ठीक है। अब इस हाउस पे 3 बैड प्लैनेट्स का इफेक्ट है, ठीक है। अब ये क्या होना चाहिए, या तो इसका हस्बैंड, और भी प्लैनेट्स देखें, मान लेते हैं इसका हस्बैंड सुसाइड करने वाला है, सुसाइड कर लेगा, या तो डाइवोर्स देने वाला सिचुएशन बनेगा। मान लेते हैं अगर इसका लॉर्ड यहाँ बैठ गया, डाइवोर्स का सिचुएशन बनता है। लेकिन अकेला जुपिटर यहाँ बैठ जाए ना, ठीक है, या फिर यहाँ बैठ जाए जुपिटर, ठीक है, ये गलत बनाती है, यहाँ बैठ जाए जुपिटर, ठीक है, जुपिटर यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, या यहाँ बैठ जाए, इन 3 जगह में से कहीं भी बैठ जाए ना, तो इसका शादी कभी टूटने नहीं देगा। सर्टेन डेथ जिसको बोलते हैं ना, एक्सीडेंटल डेथ, कभी नहीं होने देगा इसके स्पाउस का। जुपिटर को बोलते हैं 100-200 को दूर करता है। कैसे? क्योंकि आसमान में एस्ट्रॉइड से बचाया ना अपने को। बहुत डिटेल में समझेंगे इस चीज को। जुपिटर आपके 100-200 को कुंडली से दूर करता है, जहां भी देख ले। अगर इन 3 जगह पे बैठा है, आप अगर किसी की कुंडली में बैठा है, तो आप समझ लो उनकी शादी कभी टूटेगी नहीं, कभी स्पाउस को बहुत अनसर्टेन खतरा नहीं आएगा। ऐसे बचाता है कुंडली में जुपिटर। तो अब सिर्फ यहाँ बैठा हुआ मार्स बोल देंगे कि मांगलिक है, पति की डेथ हो जाएगी, ऐसा बोलते हैं ना पंडित लोग, मांगलिक है, विधवा योग है, ये सब। जुपिटर का पोजीशन कोई मैटर ही नहीं कर रहा, ये सब गलत है। जुपिटर बचाता है। और जब तक मैंने 3 प्लैनेट का निगेटिव इम्पैक्ट बनाया, तो अकेला अगर सैटर्न अगर हट जाए, केतु अगर हट जाए, तो मार्स एनर्जी देता है, उसका पार्टनर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो, बहुत ज्यादा मेहनती हो। मार्स कारक है ब्लड का, ब्लड फ्लो करेगा। तो बहुत आर्मी में मिलते हैं ऐसे लोग, मार्स जिसका स्ट्रॉन्ग होता है, आर्मी में मिलते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलता है उनको कम्पीट करना आसान नहीं होता। फिर मैं थक जाता हूँ। एनी डाउट? आप जब भी किसी के मुंह से सुनोगे ना मेरा मीन राशि है, तो वो राशि का मतलब है चंद्रमा वहां बैठा है। ये लगन राशि की बात नहीं कर रहे होते हो। वेस्टर्न कंट्री में, इंडिया से वेस्ट साइड में, सूर्य राशि को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ये भी हम लोग एस्ट्रोनॉमी में सीखेंगे कि वो लोग सूर्य राशि को क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं और हम लोग मून राशि को। जियोसेंट्रिक, हीलियोसेंट्रिक क्या है? जियोसेंट्रिक मतलब अर्थ को सेंटर में मानते हैं। जियो इज द वर्ड यूज्ड फॉर अर्थ और हीलियो इज द वर्ड यूज्ड फॉर सन। वो लोग सन को सेंटर मानते हैं, हम लोग अर्थ को सेंटर मानते हैं। तो ये अलग अलग वो है, कहते हैं ना, कैलकुलेट करने का तरीका। तो एक एस्ट्रोलॉजर का मैं बात, सॉरी एस्ट्रोलॉजर बोल रहा हूँ, एक पॉडकास्ट में मैंने बात सुना कि जैसे मान लो कि 15 मई से लेकर 15 जून तक सूर्य रहता है मिथुन राशि में, ठीक है, 1 महीना के आसपास, ठीक है, अप्रोक्स। तो अब मान लो कि उसका कहना था कि 14 मई को तो सूर्य रहेगा आपका मेष राशि में। तो जो लोग पैदा हुए 14 तारीख को, 14 मई को, और जो पैदा हुए 15 मई को, उन दोनों का राशि डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि सूर्य अपना पोजीशन बदला है। और लेकिन जो लोग 15 मई को पैदा हुए हैं और जो 14 जून को पैदा हुए हैं, उन दोनों का तो सेम राशि है। तो बोले जो एक दिन पहले पैदा हुआ उसका राशि डिफरेंट है, वो बिल्कुल अलग इंसान होगा, और जो 29 दिन के बाद पैदा हुआ है उसका सेम राशि है, वो सेम जैसा बिहेव करेगा। तो एस्ट्रोलॉजी कुछ होता नहीं है, उनका ओवरऑल यही कहना था। एक सनसाइन को लेकर पूरा का पूरा एस्ट्रोलॉजी को जज कर लेना, ये थोड़ा सा बचना चाहिए इन सब चीजों से। मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहता, इन सब चीजों से बचना चाहिए। मैंने बोला ना कि इतना माइन्यूट कैलकुलेशन है कि अच्छा, एक चीज और आपने सुना होगा, आप लोगों
आपके मन में कभी ना कभी ये डाउट भी आया होगा कि अगर कुंडली बर्थ डिटेल के आधार पे चलता है तो एक जगह पे एक हॉस्पिटल में 2 जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, उसका तो बर्थ डिटेल बिल्कुल सेम है, फिर दोनों की कहानी अलग कैसे है? आपका एस्ट्रोलॉजी तो फेल हो जाना चाहिए। इंसान गलत हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी नहीं। कोई एस्ट्रोलॉजर गलत, आप जैसे बोलते हो ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया, उसने प्रेडिक्शन किया, वो प्रेडिक्शन गलत बैठ गया, तो आप जज करने जाते हो अरे एस्ट्रोलॉजी कुछ होता नहीं। एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा चीज है, बहुत सेक्रेट साइंस है। एस्ट्रोलॉजर कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, कितना डेप्थ में गए हैं वो उनके ऊपर है, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है। मैंने बोला ना, जितना आप आगे जाओगे ना उतना क्लासिकल बुक उठाओगे। मेटेरियल साइंस में क्या होता है, आप जितना रिसर्च करोगे आप उतना, जैसे कोई डॉक्टर है, जब तक वो एमबीबीएस कर रहा था एक लेवल का बुक पढ़ेगा, जब वो पीजी का तैयारी करेगा तो वो उस लेवल का बुक पढ़ेगा, और जब वो एक सर्जन बन जाता है तो वो नए नए सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी अलग अलग तरीके से पढ़ेगा, नए रिसर्च को पढ़ता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा साइंस है ना, एस्ट्रोलॉजी या कोई भी अकल्ट साइंस, जितना आप आगे बढ़ते हो उतना आप क्लासिकल के पीछे जाते हो, बराबर। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मैं दिखाऊं क्या कर रही हूँ? को एक मिनट, लोग डेप्थ में पढ़ते नहीं है और अपना देखो। बिजनेस चालू कर देते एक हैं, इधर, ठीक है। एक इधर। इसलिए मैं बोलता हूँ जो डायरेक्ट प्रेडिक्शन करे ना उनसे बच के रहो आप। बस मैं यही बोलूंगा कि जो डायरेक्ट प्रेडिक्शन करे कि आपकी शादी हो जाएगी या, सबसे बच के रहो, ठीक है। अच्छा, मैं बता रहा था कि ये डाउट बहुत लोगों के मन में आता है कि जुड़वा बच्चा है तो क्या? नो डाउट कि उसके जन्म कुंडली में कुछ मिनट्स का ही फासला होगा, क्योंकि प्लेस तो सेम होगा, बर्थ डेट सेम होगा, टाइम में कुछ मिनट्स का डिफरेंस होगा। मानसिक रूप से बीमार है दो क्या तरीके से उसको समझते हैं, दो तरीके से। क्या क्या क्यों अलग अलग होता है? अरे हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि हम बोलेंगे श्रीनिधि की सास के साथ उसका कितना जमता है, कितना परसेंट वो एस्ट्रोलॉजी में देख एक चीज तो आप समझ चुके हो कि कुंडली 50% है, जो मैक्रो एनर्जी है, जो प्लैनेट से आपकी तरफ आ रहे हैं, मैक्रो एनर्जी 50% है, और आप जो माइक्रो काम करते हो, कुछ कर्म करके या कुछ अपने अंदर चेंजेस लाके, जैसे एक चीज समझो कि किसी का मार्स खराब बैठा है कुंडली में, इसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो आपने कभी देखा है किसी को गुस्सा करते तो बोलते इसको पानी पिलाओ, मन शांत करो, बोलते सुना होगा ना। क्यों? क्योंकि जब मार्स ज्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है ना, ब्लड में आरबीसी का कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है, तो देखो आंखें भी लाल हो जाती है गुस्से में। ब्लड फ्लो में वाटर कंटेंट में जितना आरबीसी का कंटेंट होना चाहिए उससे ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए बोलते पानी पिलाओ। उससे क्या होगा, स्लोली स्लोली वो वाटर कंटेंट बैलेंस कर देगा और वो शांत हो जाएगा। तो आपने माइक्रो लेवल पे चेंजेस किए और मैक्रो लेवल को टैकल कर लिया, बराबर। तो दोनों बच्चा जो बड़ा हुआ है ना, दोनों के कर्म अलग अलग हो जाते हैं, दोनों अपने, भगवान ने कुछ चीजें छोड़ी है अपने पास कि आप अपने दिमाग के हिसाब से डिसीजंस लो, तो दोनों का डिसीजन टेकिंग अलग अलग हो जाता है, दोनों अलग अलग होते हैं। इसीलिए होता है, एक तो ये तरीका हो गया समझने का कि दोनों का लाइफ अलग क्यों होता है। 50% तो मैक्रो एनर्जी है, वो तो सेम रहेगा, 2-3 मिनट का फासला रहता है, एक बच्चा निकलता है फिर दूसरा निकलता है, तो 2-3 मिनट का फासला रहता है, बाकी चीजें सेम होती है। तो ये माइक्रो एनर्जी का चेंजेस है। दूसरा चीज, वो जो 2-3 मिनट का चेंज है ना, उसको आप इतना लाइटली मत। मैं ऐसे किसी का कुंडली बोलता हूँ कि 5 मिनट से 10 मिनट से ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? किसका बहुत जल्दी ज्वाइन किए भाई, एक कुंडली मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये कुंडली है। अब मैंने बोला आपको पहले कि आसमान का 12 टुकड़ा करते हैं हम लोग राशि को बांटने में, वैसे ही हाउसेस होते हैं। हाउसेस हम लोग समझेंगे, अभी 1-2 घंटे में हाउसेस समझाना थोड़ा मुश्किल है। आप इतना समझो कि आप अपने सिर के ठीक ऊपर देखते हो ना, तो वो 10th हाउस है, 10वां भाव। पाँव के ठीक नीचे देखते हो तो वो चौथा भाव है, और ईस्ट डायरेक्शन में जो ठीक सामने देखते हो वो पहला भाव है, प्रथम हाउस, फर्स्ट हाउस। ये फर्स्ट हाउस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके चला जाता है, ऐसे फर्स्ट से ऐसे राउंड को। तो आसमान को 360 डिग्री में, 360 डिग्री होगा ना हमारे चारों तरफ, सर्कल का डिग्री कितना होता है 360। उसको 12 टुकड़ों में बांटेंगे तो एक टुकड़ा 30 डिग्री का आएगा। तो
ये जो स्लॉट बनता है 30 डिग्री का, फिर 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो एक स्लॉट मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का बनेगा। ये 2D इम्प्रिंट है, 3D में समझेंगे, ये पूरा 30 डिग्री का है। इसको इसके डिविजनल चार्ट्स बनते हैं। 30 डिग्री को अगर हम लोग 9 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 2.25 एक हिस्सा बनेगा, उसको स्टडी करते तो नवांश कुंडली बोलते हैं। अगर इसको 15-15 डिग्री का बांट देंगे, हर हाउस को 15-15 डिग्री का, उसको D2 बोलते हैं। जैसे ये D1 चार्ट है, D1, क्योंकि इसमें हाउसेस को बांटा नहीं है, हाउसेस तक स्टडी करते, इसलिए मैंने बोला ना लगन कुंडली बेसिक कुंडली होता है, इतने पे रुकते नहीं है। जब D2 पढ़ते तो इसको 2 टुकड़ों में बांटते हैं, D3 पढ़ते तो 3 टुकड़ों में बांटते हैं। किसी का हेल्थ इश्यू देखना है तो हम लोग D3 चार्ट देखते हैं, ठीक है, त्रेशकान बोलते हैं उसको। D2 को होड़ा चार्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से, ठीक है। एक कुंडली होता है D60, 99% लोगों का ये कुंडली निकल नहीं सकता, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट बर्थ डेट, बर्थ टाइम लोग नहीं बता पाते। लेकिन जिनका हो जाता है ना, वो D60 देख के इतनी इतनी माइन्यूट चीजें बता सकते हैं ना, क्योंकि एक हाउस को आप 60 टुकड़ों में बांटते हो। 60 टुकड़ों में बांटने का मतलब है, आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये 30 डिग्री 2 घंटे में क्रॉस करता है। मतलब 2 घंटे का क्या मतलब हुआ, 120 मिनट, 120 मिनट क्रॉस कर रहा है, तो 1 डिग्री क्रॉस करने में कितना मिनट लगा, 4 मिनट। उसका आधा करो, 2 मिनट में कहानी बदल रहा है, 2 मिनट में पूरी कहानी बदल जा रही है। तो जो जुड़वा बच्चा का कॉन्सेप्ट है ना, एक तो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया क्यों अलग होते हैं, एक यहाँ पे आके माइन्यूटली समझ में आता है। आप इससे भी बहुत चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हो। मैंने तो बोला ना, प्लैनेट्स मत बैठाओ आप ऐसे आधे आपको अगर जैसे आपको कुंडली देखा, आपने बताया अरे बहुत होनहार बच्चा है, बहुत मेहनती है, कोई भी काम तो कर लेता है, ये तो आप दूसरे दिन सीख जाओगे, ठीक है, दूसरे दिन सीख जाओगे। एस्ट्रोलॉजी पढ़ के लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, लेकिन उससे बचो, आपका कर्म खराब होगा। और किस तरीके से आप ऐसा डाउनफॉल की तरफ चले जाओगे, वो आपको 6 महीने में समझ में आएगा कि एस्ट्रोलॉजी का मिसयूज करना। क्योंकि मैंने बोला ना, कुछ भी खराब कर लो, सैटर्न और जुपिटर मत खराब करो। आदमी को दरिद्र बना के भी छोड़ता नहीं है, उसको और परेशान करता है। सैटर्न है ना, मजबूर लोगों का हेल्प करना, मजबूर लोग सैटर्न है। एस्ट्रोलॉजर के पास मजबूर लोग आते हैं, जो कहीं नहीं जा सकते, एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं। आपने उनका इज्जत नहीं किया, उनको लूटने का सोचा, सैटर्न आपका वीक हो जाता है। सैटर्न वीक गया, आप बहुत राइज नहीं कर सकते, बहुत डाउन चले जाओगे आप अपनी लाइफ में। तो मैंने बोला ना कि लोग बेवकूफ बनाना चाहे 2 मिनट का काम, तो आप D1 देखकर भी आप लोगों का के बारे में बहुत कुछ बता सकते हो। इम्प्रेस करना 2 मिनट का चीज है, ज्यादा कुछ नहीं। आप 6 महीने में, 6 महीने में बहुत बोल रहा हूँ, 1-1.5-2 महीने में आप इम्प्रेस करने लायक एस्ट्रोलॉजी सीख जाओगे। लेकिन D60 लेवल पे जाने के बाद आप एक्चुअल में उसका हेल्प कर पाते हो। आप एकदम माइन्यूट बता दोगे कि अगर लीवर में प्रॉब्लम है तो फैटी लीवर है या लीवर फिब्रोसिस है, क्या है, बाइल जूस नहीं बन रहा है, गॉल ब्लेडर में स्टोन है, कितना mm का स्टोन है, यहाँ से आप इतना माइन्यूटली बता दो। तो खैर ये मिल नहीं पाता बहुत लोगों का, क्योंकि 2 मिनट में कुंडली बदल जा रही है उसकी ना, तो इसके यही बात समझ, मजा आ रहा है। बहुत सारी चीजें पहली बार सुनने को मिली होगी, समझ में आई होगी। एनी डाउट? आज रात 12 बजे तक 500 का एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। दोनों बैच अगर आप लेते हो, साइकोलॉजिकल और कैलकुलेटिव, तो 8000 वन टाइम पेमेंट का रहेगा और 3500 रहेगा EMI बेसिस पे और 1500 मंथली, ठीक है। बाकी दिवाली तक ये ऑफर है, फिर 30 तारीख के बाद, दिवाली के बाद फीस बढ़ जाएगी। कोई डाउट है, कुछ पूछना है? कोई भी अदर क्वेश्चन, जैसे अभी आलोक ने कुछ पूछा, वैसा कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो जो आपके माइंड में बहुत टाइम से हो, तो आप पूछ सकते हो। मैं पूरा कोशिश करूंगा उसको आंसर करने का। विकास जी, एक चीज पूछना था। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जैसा हम लोग जानते, किसी को कोई डाउट पूछना है? आप कुंडली वगैरह देखते हो क्या?
कंसल्ट करना है हाँ बताओ, हाँ हाँ ऑब्वियसली। तो मिलते हैं पर्सनल डीएम पे तो फिर। एनी टाइम एनी टाइम, अपना कंसल्टेंसी का भी काम है हम्म, और टीचिंग का भी है। तो मेरा तो राय रहता है कि आप लोग खुद सीखो, लेकिन अगर अच्छा आपके कुछ ऐसा सीरियस प्रॉब्लम है तो मैं कंसल्ट करूँ। ठीक, थैंक यू ब्रो। थैंक यू। मेरा जो मोटिव था ना, मुझे लग रहा है अब कंप्लीट हुआ कि जितने लोग भी ज्वाइन किए हैं, मेरा मोटिव यही था कि एस्ट्रोलॉजी को एक साइंस की तरह देखने का। ये मान्यता या ना मान्यता इस सबसे बहुत ऊपर है। तो मुझे लग रहा है लोग ऐसा समझ पा रहे हैं। ये साइंस है, तो कंप्लीट साइंस है, कैलकुलेशंस है। आप जब सीखोगे ना 6 महीने के अंदर आप समझ जाओगे कि हर एक इंसान को जानना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी को कुछ और पूछना है? कोई टॉपिक कुछ बात समझ नहीं आई तो दोबारा पूछ सकते हैं, क्लियर करूंगा। डालो, पूछिए। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। अगर हम ये कोर्स सीख रहे हैं तो कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद, अगर पूरा डेडिकेशन दिखाए तो कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद हम भी एज अ कंसल्टेंट 6 महीना। बन सकते हैं? 6 महीना। मेरे पिछले बैच के 2 स्टूडेंट जिन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई थी, 6 महीने के अंदर अंदर ही, उस टाइम पे तो मुझे याद है कि मतलब लास्ट ईयर की बात है, चौथे पांचवें महीने जाते जाते तक मैं जब प्रैक्टिस करवा रहा था कुंडली में, तो इतना अच्छा प्रिडिक्शन कर रहे थे, उसका कोई जवाब नहीं है। तो 6 महीना फिर भी मैं बोलता हूँ, 6 महीने में आप अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे तो बढ़िया प्रिडिक्शन करने लग जाओगे। मैंने बोला ना, प्रिडिक्शन तो आप दूसरे दिन करने लग जाओगे। किसी की कुंडली देखो, मैं 2 मिनट लगेगा आपको प्रिडिक्शन सीखने में, वो करना नहीं है। 6 महीने में आप एक्चुअल प्रिडिक्शन सीखते हो। थैंक यू। दुर्गानंद जी, एक बार सब लोग वीडियो ऑन करेंगे क्या, तो मैं एक बार फेस देख लूं जिससे। हाँ, इनको पहचान नहीं, अरे ऑन कर सकते, ऐसा नहीं पहचानता तो नहीं करो। हाय, काफी टाइम के बाद। पर्सनल पर्सनल चैट अलाउड नहीं है, जो बातें करना है मेरे से करना है, ठीक है। दुर्गानंद जी, मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ, वीडियो ऑन करेंगे क्या एक बार?